डॉक्टर साहब, आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट पेश किया गया है। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी दिया गया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से इस बजट पर तनकीद भी की जा रही है। अपोजिशन को छोड़ें जी, हुकूमत को भी छोड़ें, राह चलते किसी आम शख्स से पूछ लें जी, किसी खातून खाना से पूछ लें, किसी कारोबारी शख्सियत से पूछ लें, किसी तालिब इल्म से पूछ लें कि बजट में और मुल्क की मईशत का क्या हाल है, तो वो बेहतर बता देगा। तो हमें तो तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, वो जो भी बस कहेगा वो ठीक होगा। किसान से पूछ लें, किसी से पूछ लें, कोई निजी मुलाजमत कर रहा है, कोई सरकारी मुलाजमत, किसी से पूछ लें कि क्या सूरत हाल है, आपका घर कैसे चल रहा है, तो बस वो जो कहे तो ज़बान खल्क़ को नकार है खुदा समझे। तो लेकिन जो है अब इस पे बहस होगी, मंजूर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, वो तो जो भी आने वाले दिनों में। लेकिन मईशत जो है वो पहले मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रेटजिक मामला है, लॉन्ग टर्म। इसको इस तरह जिस तरह से माजरत के साथ बच्चों के अंदाज में ना, हर थोड़े अरसे के बाद हमारा टाइम निकल गया तो हमारा टीका लग गया तो हमने कमा लिया, तो हमने हमारी दिहाड़ियाँ लग गई, ये चल रहा है। काफ़ी अरसे से रुक गया था बीच में, जब रुका था तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया था, जब ये माशी दहशत गर्दी करार दे दिया गया था इसको। लेकिन उसके बाद फिर वो जो है वो है, तो बस इसमें रहें। ठीक। अच्छा, तो इसलिए मैं इससे कोई ख़ास अभी तबसरा इस पर नहीं करना चाह रहा। मैंने कहा कि इसको अवाम जो बात कर रहे हैं बस उन पर छोड़ दिया जाए। लेकिन ये ज़्यादा से इस तरह चलेगा नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल है वो इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है पूरी दुनिया में कि उसमें मुल्कों ने अपने आप को, रियासतों ने ठीक करना है, और नहीं ठीक करेंगे तो हालात और वाक़यात और दुनिया जो है वो जिस तरह से आगे जा रही है तो वो फोर्स करेगी आपको कि आप अपने आप को ठीक करें। अभी गैर संजीदगी है ना, अचानक जो है वो मसनूई ज़हानत क्या चीज़ होती है। अचानक पता चल रहा है कि जी मसनूई ज़हानत नहीं, वो तो AI होती है। मतलब 3 महीने 4 महीने पहले तक उसको मसनूई ज़हानत कहा जा रहा है। मतलब है कि आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से कितनी संजीदगी है। बहरहाल, तो वो जो है वो अब मैं ये बात जो कह रहा हूँ ना, कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि सफारती महाज पे, खारजा महाज पे और दिफाई महाज पे हमें कामयाबी हासिल हुई है। क्या हम इसको आगे, क्योंकि ये तो हर रोज़ का इशू है, एक कॉन्स्टेंट है, सिक्योरिटी, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट, डिफेंस और बहुत सारे मामला, ये तो कांस्टेंट है ना। पुलिस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, यूथ, पॉपुलेशन आपकी, तो ये तो कांस्टेंट्स हैं। तो और आप एक हॉस्टाइल दुनिया में, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, आपके आसपास बड़ी जंगें हो रही हैं, बड़े वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या कर रहे हैं, ये हमें खुद अपने आप से पूछना चाहिए। 2-3 मामला जो हैं वो इस कदर तेज़ी से उनमें उतार चढ़ाव आ रहा है पूरी दुनिया में कि उनको 24 घंटों में फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। और दिन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों से बातचीत और राब्ते और क्या चीज़ क्लैरिफाई, और फिर कैसे डॉट्स को आपने जोड़ना है और कैसे क्या सूरत हाल बनती, उसमें गुजर जाता है। और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी में जो कुछ हो रहा है उसको भी मैं देख रहा होता हूँ, आगे पीछे पूरा दिन। लेकिन मैं आपको सिर्फ बात ही बताऊँ कि ये जो स्टार्ट करें ना, यहाँ से ज़रा फेरा लगाते हैं और फेरा जो है वो शुरू करते हैं यूक्रेन से। ये जहन में रखें कि यूक्रेन की जंग का जो फैसला होगा वो नेटो, वो पूरे यूरोप का फैसला होगा, और यूरोप के अमेरिका से ताल्लुकात क्या हैं उनका भी फैसला होगा, और साथ ही ये भी फैसला होगा कि कनाडा कहाँ पे है। मतलब जो मगरिब की बालादस्ती है, वेस्टर्न सिस्टम है पूरा, उसका फैसला यूक्रेन की जंग में होने जा रहा है। सही। और पिछले 24 घंटों में जो है वो शदीद तर, यानी मैं रोज़ ये कहता हूँ कि पिछले 24 घंटों में, क्योंकि वो एक्सकलेशन की तरफ जा रहा है। यानी अब जो कीव है, जो दारुल हुकूमत है, उस पर कोई 400-450 जो रॉकेट और मिसाइल फायर हुए, उनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा बिल्कुल।
यूक्रेन का, और जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो पनिश करेंगे, वो पनिश करेंगे इस वाक़े को, इससे कतई नज़र कि वहाँ पे कितने उनके जहाज़ तबाह हुए हैं, वो ये जो है इसको टेररिस्ट गैंग करार देते हैं ज़ेलेंस्की गवर्नमेंट को। इसको ट्रम्प भी डिक्टेटर कह चुके हैं, क्योंकि इनका मुद्दत सदारत ज़ेलेंस्की की ख़त्म हो चुकी है, तो उसके इलेक्शन जो कि नहीं हुआ, तो वो पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसमें यह है कि ज़ेलेंस्की की कोई हैसियत नहीं है माहिदा इससे साइन नहीं करना, इसको फारिग करके इसकी जगह कोई और बंदा आएगा जिसके साथ शायद रेयर अर्थ मिनरल भी साइन हो जाएं और क्या हो जाए। अब जो एक तो अगर आप मैप देखें ना, तो कीव तो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब वो सुमे का इलाका नहीं है, ना करकेव का इलाका है, ना कुर्स का इलाका है, ये आ गया कीव यानी दारुल हुकूमत। अगर हम मैप देखें तो हमें बिल्कुल ये सेंटर में, और साथ ही दूसरा इलाका जो हिट हुआ है वो ओडेसा का हुआ है। ओडेसा अगर चला जाता है तो यूक्रेन का ब्लैक सी के साथ रब्ता ख़त्म है, ठीक है। ब्लैक सी देखें ना, एक तो ट्रांसनिस्ट्रिया है उस तरफ जो कि रशिया बैठा है, मोल्दोवा की जो ब्रेकअवे इलाका है, जो ऑरेंज नज़र आ रहा है हमें वेस्ट साइड, वेस्ट में, ठीक है। और ईस्ट में हमें वो इलाके नज़र आ रहे हैं, क्रीमिया और कैरसों और दोंस्टैक, और ये सारे वो इलाके जो ऑलरेडी जा चुके हैं रशिया के बाद। अब दरमियान में एक वो ओडिशा नज़र आ रहा है, सिर्फ जो ब्लू अगर आप देखें तो नीचे बिल्कुल साउथ में ओडिशा की बंदरगाह नज़र आ रही है। तो ओडिशा पे अब रशिया का अटैक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ओडिशा से भी अगर ओडिशा पे कब्जा करते हैं तो यूक्रेन एक बिल्कुल लैंडलॉक सा मुल्क बन जाएगा। और कीव जो है वो दनाइपर रिवर जो है, अगर आप देखें तो ये दनाइपर रिवर के पास जो है वो बिल्कुल कीव वहाँ पर है। तो मैं वही बात कि कहाँ तक वो जाते हैं आगे, सीज़ फायर दूर दूर तक नहीं हो रहा, और ना इसके कोई इम्कान आते हैं सीज़ फायर के। और इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि बॉडीज़ और वो जो सारे थे वो सिलसिले वो तो स्टार्ट हो गए थे कल से, और बड़ा शॉकिंग है यूक्रेन के लिए कि उनके जो है 6000 डेड बॉडीज़ जो हैं वो वापस कर रहा है रशिया, जिनको ज़िंदा क्लेम किया हुआ था यूक्रेन की तरफ से कि ज़िंदा हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर्स में ट्रक जो हैं वो उनसे बॉडीज़ उतारी जा रही हैं। लेकिन एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, अब मुझे नहीं पता कि उसको मैं किस तरह से यहाँ पे वो कहीं फिट होता है कि नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो होगा इस बड़ी पिक्चर में, जो बड़ी पिक्चर बन रही है वो उसमें फिट होगा। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है मॉस्को में 2 रोज़ा, और वो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है, अगर कोई ज़रा नॉर्मल से हालात होते मुल्क के पाकिस्तान के तो शायद मैं भी वहाँ पहुँचा। बहुत दोस्त हैं वहाँ, वो पुराने ओल्ड गार्ड्स पहुँचे हुए उस कॉन्फ्रेंस में। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा, उस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है फोरम ऑफ फ्यूचर 2050, 2050 का। अगर हम ये 5th स्लाइड दिखाएं तो ये उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है फोरम ऑफ फ्यूचर के हवाले से। अब इसमें बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे इसमें आप समझें कि इसमें जो है वो टॉपिक्स रखे हुए हैं उन्होंने, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन पे सेमिनार हो रहा है, उन पे मुख्तलिफ बैठे हुए हैं। और अगर हम ये सिर्फ इसको ये देखें ना कि जो इसमें स्पीकर्स हैं, ये ज़रा इसको बड़ा करेंगे ज़रा प्लीज़। इसमें स्पीकर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तो हैं सर्जाई लेवरोफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें नज़र आ रहे हैं नीचे जेफरी सैच भी नज़र आ रहे हैं, बड़ा नाम है उनका, ठीक है। प्रोफेसर जॉर्ज गॉलवे भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे हैं। एलेक्स जॉन्स नज़र आ रहे हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। लेकिन ये एक हमें शख्स नज़र आ रहे हैं ऊपर जो 3rd नंबर पे हैं, ये हैं इलोन मस्क। 79 ईयर्स इनकी एज है, और ये इलोन मस्क के फादर हैं, और ये मॉस्को में है। अच्छा, अब ये जो है ये वो है जो साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में जो पार्लियामेंट में हिस्सा लिया जिन्होंने और इलेक्ट हुए, और जिनकी साउथ अफ्रीका। अच्छा, इनका कहना ये है कि जब इलोन ने पहला अपना पेपॉल जब स्टार्ट करना था या उससे पहले, तो ये कहते हैं कि मैंने
इनका कहना ये है कि मैंने $28,000 दिए थे इलॉन को। इलॉन इनकी बड़ा रिगार्ड्स भी करते हैं, लेकिन ये कि बड़े करीब हैं। अभी जो इलॉन मस्क हैं, ये 79 ईयर्स इनकी एज है, मगर बड़े एक्टिव हैं, बड़े एक्टिव हैं। ये वहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने बहुत से जो वहाँ पे उनका जो मीडिया है और बाकी सारी जगह हैं, तो वहाँ तो ये जो हैं, ये जो इलॉन मस्क हैं, ये इलॉन मस्क जो हैं, ये उनके हाँ, उनके फादर, और ये जो हैं, ये एक अब अपनी जगह ये बिजनेसमैन है, और ये जो हैं, इनका काफ़ी असर है अपने बेटे को एडवाइस भी करते हैं। ये वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और ये वहाँ पहुँच के इन्होंने जो है वो वहाँ पर 3-4 मीडिया आउटलेट्स को इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, और इंटरव्यूज़ देने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर भी हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात है कि इसमें जो इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस कॉन्फ्रेंस के, इसमें सर्जाई लेवरोव भी हैं, उन्होंने भी स्पीच की है, और जो ओलिगार्क हैं जिन्होंने ये अरेंज किया है सारा, वो बड़े अरब खरबपति हैं। मैं नाम उनका भी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ किसी वजह की बुनियाद पे, लेकिन वो जो हैं वो फार राइट, वो जो है ना वो थर्ड रोम एक फिनोमिना है। थर्ड रोम जो है वो एक फिनोमिना ये है कि अगर हम ये देखें यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट स्लाइड ये देखें, थर्ड रोम ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स, मतलब पहले तो रोमन एम्पायर थी ना, तो वो पहला रोम था, ठीक है, जब तक शिज़म नहीं हुआ और कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स का, वो कहते हैं वो पहला रोम था, फर्स्ट रोम। दूसरा जो रोम था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, यानी कुस्तुनतुनिया, जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का मरकज़ बन गया। और तीसरा जो रोम है वो कीव है, कीव या मॉस्को या कीव, मतलब इसके, लेकिन वो कीव को पोर्ट पार्ट समझते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स जो है वो ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है वो क्रिश्चियन है, सही, ठीक है। और वो मजहबी तौर पे ये बिलीव करते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा एक मजहबी जंग है, और वो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, और वहाँ पर इलॉन मस्क के फादर हैं। अच्छा, ये एन उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में हंगामे हो रहे हैं बड़े शदीद, और वो हंगामे जो हैं वो LA कैलिफोर्निया से बढ़ते 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 वो कई रियासतों तक वो जो हैं वो फैल गए हैं। बहुत सारी रियासतें उसकी जद में आ गई हैं, और पहले तो 2000 उन्होंने नेशनल गार्ड बुलवाए थे, अब उन्होंने उसमें 700 मेरीन्स को भी बुला लिए, और 700 मेरीन्स को उन्होंने बुला लिए, और साथ ही गवर्नर और जो मेयर के बारे में बड़ी शदीद तनकीद की है। फोर्थ अगर हम देखें तो ट्रूथ डिटेल पे, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं अगर ट्रूप्स ना भेजता पिछली 3 रातों में तो 2500 घर उसी तरह से जल जाते। ये इशारा कर रहे हैं जब आग लगी थी, मतलब वाइल्ड फायर हुई थी, तो उसी तरह से इनकॉम्पिटेंट गवर्नर और मेयर की वजह से आग लग जाती वहाँ पे, और दे आर इन अ टोटल मैस, और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होगा, कॉल योर इनकॉम्पिटेंट मेयर, फेडरल परमिटिंग इज डन, और वहाँ पे जो है वो अब फौज को बुला लिया गया है, ठीक है ना। 700 जो है वहाँ पे बुला ली हैं उन्होंने, जो मेरीन्स हैं। तो अमेरिका में आप यूँ समझें कि फ़ौज है और मुजाहिरीन है, और पुलिस भी साइड पे चली गई, और नेशनल गार्ड भी। इसके बारे में मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थ्योरीज घूम रही हैं वहाँ पे। वो कंस्पिरेसी थ्योरीज ये घूम रही हैं, कोई कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ने करवाया, कुछ ये लोग कह रहे हैं डीप स्टेट भी करवा रही है वहाँ पे हंगामे, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो मुल्क जो नाराज़ हैं मगरब के मुल्क ट्रंप से, वो भी, ये रशिया की तरफ से जो मैसेज जा रहा है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना प्रेसिडेंट पुतिन ये रेवोल्यूशन राइट्स के माहिर हैं। जब ये मुजाहरे शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट पुतिन का इसके ऊपर एक पूरी उनकी जो ज़िंदगी है ना उस पर गुजरी है कि ये मुजाहरे कैसे हो रहे हैं, ठीक है, KGB की उससे लेके, और फिर उसके बाद ये मैदान में जो हुआ
13 में 12 में, मतलब वो जॉर्जिया में जो वो ये मुजाहरे जब शुरू होते हैं तो उनको होता है कि पीछे इसके कौन है। अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी तो उनका इसीलिए वो आ गए थे। सीरिया में जब आए थे तो बशर अल असद उनको पता था अरब स्प्रिंग के पीछे जो है ये खेल चल रहा है। तो वो जो है वो और वो बड़ा ज़्यादा जो है यानी वो चीज़ों को बड़ा केयरफुली देखते हैं प्रेसिडेंट पुतिन। यानी वो ब्लॉकचेन पे अगर अब रशिया में जाए ना तो ब्लॉकचेन के ऊपर उनको बड़ा ज़बरदस्त उनकी बात है, लेकिन वो बिटकॉइन को सीआईए का प्रोजेक्ट समझते हैं। वो बिटकॉइन को ये जो है ना गुमनाम आदमी था तो उसने बना लिया तो नाम ही नहीं पता चला। कहते बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो का वो शक्ल है जिसको जो सीआईए का प्रोजेक्ट है, ये उनकी जाहिर है कि उनका अपनी एक राय है। एनीवे तो इसीलिए वो पैरेलल सिस्टम और बाकी और ये कोड। अच्छा, अब इसमें जो है वो यानी मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ जो एक क्रिप्टो की शक्ल है। तो वो कहते हैं कि जब ये 2007 का 8 का बहरान आया तो उसके बाद ये बैंकों में ये हुआ तो उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। ये हो सकता है कि बच्चों जैसी बात है कि एक आदमी का पता ही नहीं चला, वो मुख्तलिफ नामों से आता रहा और वो बिटकॉइन किसने बना लिया और वो ये हो गया, फिर गायब हो गया किसी को देख के और उसने बार। एनीवे ये रशिया की अपनी वो है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो इलॉन मस्क के फादर हैं ये वहाँ पे क्यों हैं इस वक्त? क्योंकि इलॉन मस्क के जो फादर हैं वो ज़ाहिर है सिलिकॉन वैली और इलॉन मस्क के एक बहुत करीबी दोस्त जो कि पीटर थियल हैं। पीटर थियल जो है वो उनके पेपॉल के जब पेपॉल बनी थी तो पीटर थियल उनके साथ पेपॉल में आ गए थे। उनके पुराने दोस्तों में से एक जिसको कहते हैं ना पेपॉल माफिया या पेपॉल बनाई फिर उन्होंने बेच दी तो वो साथ आ गए।